हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपेंद्र शाक्य स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपीरियर स्टडी पॉइंट में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस का। ग्रामर सीरीज का ये सेकंड पार्ट है, जिसमें आपको पिछले वीडियो में मैंने आपको सेंटेंस के काइंड्स के बारे में बताया था। सेंटेंस क्या होता है, उसके काइंड्स कितने होते हैं, इनके बारे में बताया था। और आज की वीडियो में बात करेंगे सेंटेंस के पार्ट्स के बारे में। सेंटेंस के पार्ट्स कितने होते हैं, पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, अगर चैनल पर आप नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो दिया गया है पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के पार्ट्स। पिछली बार वीडियो में आपने पढ़ा कि सेंटेंस के काइंड्स होते हैं 5, ठीक है। अब हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस की। तो सिंपल सा हम कह सकते हैं देयर आर टू पार्ट्स, सॉरी काइंड्स नहीं, पार्ट्स। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? दो पार्ट्स होते हैं। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? नॉर्मली सभी जानते हैं कि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्या होता है। नंबर फर्स्ट होता है सब्जेक्ट एंड सेकेंड होता है प्रेडिकेट। क्या होता है? प्रेडिकेट। अब इसमें देखिए सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, इनके बारे में हम समझेंगे आज पूरे डिटेल में, ठीक है। तो दिया गया है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट दो पार्ट्स होते हैं। तो पहला जो पार्ट है इसका सब्जेक्ट, क्या है आपका? सब्जेक्ट। आज हम सब्जेक्ट के बारे में पहले बात करते हैं, उसके बाद बात करेंगे हम प्रेडिकेट के बारे में। सब्जेक्ट क्या होता है? तो सब्जेक्ट नॉर्मली किसी से भी आप पूछोगे तो बताएगा कि जो भी व्यक्ति सेंटेंस में कार्य करने वाला होता है वो सब्जेक्ट होता है। बिल्कुल सही बात है कि सब्जेक्ट होता है, बट इसको पूरी तरह से अगर डिफाइन करने को कहा जाए तो हम किस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं? तो हम सिंपल सा कह सकते हैं सब्जेक्ट इज अ पर्सन, प्लेस और थिंग अबाउट विच समथिंग इज बीइंग स्टेटेड इन द सेंटेंस। मतलब सिंपल सा है, सब्जेक्ट ऐसा व्यक्ति, सब्जेक्ट एक ऐसा व्यक्ति, वस्तु या स्थान हो सकता है जिसके बारे में सेंटेंस में हमें कुछ बताया जाता है। जैसे कि अब इसकी डेफिनेशन की बात करें तो हम लिख सकते हैं कि सब्जेक्ट इज अ पर्सन, प्लेस और थिंग अबाउट विच something is being stated in the sentence, मतलब सिंपल सा है कि सब्जेक्ट एक ऐसा व्यक्ति, वस्तु या स्थान होता है जिसके बारे में सेंटेंस में कुछ बताया जाता है। सिंपल सी बात है। तो जिसके बारे में भी सेंटेंस में बात हो रही होती है वो सब्जेक्ट होता है। क्या होता है? सब्जेक्ट। तो सिंपल सा है, जिसके बारे में बात हो रही है वो सब्जेक्ट है। अब यहां पर देखते हैं आगे क्या होता है सब्जेक्ट। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिखा, एग्जाम्पल में लिखा हमने कि राहुल थ्रोज अ स्टोन, राहुल थ्रोज अ स्टोन। अब इस सेंटेंस में हम देखेंगे कहा गया कि राहुल थ्रोज अ स्टोन, राहुल पत्थर फेंकता है। तो सेंटेंस में किसकी बात हो रही है? राहुल की बात हो रही है, ठीक है। यानी किसकी बात हो रही है? राहुल की। राहुल सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? सब्जेक्ट, ठीक है ना। तो राहुल के बारे में बात हो रही है तो राहुल सब्जेक्ट हो गया। अब इसी के साथ साथ एक मतलब सिंपल सी जिसके बारे में सेंटेंस में बात हो रही होती है वो सब्जेक्ट होता है। उसके बाद का जो भी बचेगा वो प्रेडिकेट होगा। सिंपल सी चीज है। अब प्रेडिकेट की भी हम बात करें तो प्रेडिकेट क्या होता है? सेकंड जैसे दे रखा है आपका प्रेडिकेट। क्या दे रखा है? प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट को हिंदी में कहते हैं विधेय, ठीक है। क्या कहते हैं? विधेय। यानी सब्जेक्ट को कर्ता कहते हैं, इसको विधेय बोलते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या होता है? तो सिंपल सा हम कह सकते हैं प्रेडिकेट इज अ वर्ड और अ group of words. Predicate is a word or a group of words which tells us something about, which tells us something about
द सब्जेक्ट। मतलब सिंपल सा है कि प्रेडिकेट इज अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच टेल्स अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। मतलब सिंपल सा है कि प्रेडिकेट एक ऐसा शब्द या शब्दों का समूह होता है विच टेल्स अस, जो हमें बताता है समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में कुछ ना कुछ। मतलब सिंपल चीज है, अभी मैंने बताया कि सब्जेक्ट क्या होता है, जो जिसके बारे में सेंटेंस में बात हो रही होती है वो सब्जेक्ट होता है, और जो बातें यानी सब्जेक्ट के बारे में बताई जाती हैं, मतलब सिंपल सा है सब्जेक्ट को छोड़ने के बाद जो वर्ड्स बच गए वो सारे प्रेडिकेट होंगे। मतलब सिंपल चीज है कि सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट को बताने वाले, सब्जेक्ट के बारे में बताने वाले जो शब्द होते हैं वो आपके प्रेडिकेट होते हैं। अब इनके बारे में एक एग्जांपल, यहां लिखा था राहुल थ्रोज अ स्टोन, अब इसी की बात करें तो एग्जांपल इसका क्या रहेगा, दिया गया है कि राहुल थ्रोज अ स्टोन, थ्रोज अ स्टोन, राहुल पत्थर फेंकता है। अब यहां देखिए राहुल तो सब्जेक्ट हो गया था क्योंकि ये इसके बारे में बात हो रही है। अब इसके बारे में कौन से शब्द बता रहे हैं, थ्रोज अ स्टोन, यानी कि ये सब वर्ड्स जो है थ्रोज अ स्टोन यानी कि पत्थर फेंकता है। तो कौन पत्थर फेंकता है, राहुल, मतलब राहुल के बारे में बात की गई है। तो सिंपल सी जो थ्रोज अ स्टोन, ये क्या हो गया, ये आपका प्रेडिकेट हो गया। क्या हो गया, प्रेडिकेट। इस तरह से हम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को पहचानेंगे। बट एक आपको सिंपल सा और तरीका बताते हैं प्रेडिकेट को पहचानने का, उसके बाद का सब्जेक्ट होगा। प्रेडिकेट कैसे पहचान सकते हैं, एक चीज हमेशा याद रखो, प्रेडिकेट ऑलवेज स्टार्ट विद अ वर्ब, प्रेडिकेट ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ वर्ब, मतलब प्रेडिकेट हमेशा वर्ब से प्रारंभ होता है। और ये भी कह सकते हैं कि देयर इज नो प्रेडिकेट विदाउट अ वर्ब, बिना वर्ब के प्रेडिकेट हो ही नहीं सकता। सिंपल सी है, बिना वर्ब के प्रेडिकेट हो ही नहीं सकता है। इफ देयर इज इफ द प्रेडिकेट इज ओनली वन वर्ड, अगर प्रेडिकेट केवल एक ही शब्द का है तो दैट इज वर्ब, वो क्या होगा, वर्ब होगा, क्योंकि बिना वर्ब के प्रेडिकेट हो ही नहीं सकता है। सिंपल चीज है कि प्रेडिकेट, देखो अभी एक बात आगे और बतानी है, कौन सी, कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ये एक शब्द के भी हो सकते हैं और एक से अधिक शब्दों के भी हो सकते हैं, यानी वन वर्ड के भी हो सकते हैं, मोर देन वन वर्ड के भी हो सकते हैं। लेकिन अगर प्रेडिकेट की बात की जाए तो प्रेडिकेट में अगर एक शब्द है, ठीक है, तो आपका प्रेडिकेट में वर्ब होगा। क्या होगा, वर्ब, क्योंकि बिना वर्ब के प्रेडिकेट होता ही नहीं है। और एक शब्द है तो प्रेडिकेट का, तो सिंपल सा वर्ब होगा। अब एक शब्द कैसे हो सकता है प्रेडिकेट में, वो भी हम आगे पढ़ाएंगे तो आगे बिल्कुल बताएंगे आपको कि एक शब्द कैसे हो सकता है। अब इसके बारे में इनके, ये तो अगर सब्जेक्ट हो गया, प्रेडिकेट हो गया, डेफिनेशन की बात हो गई कि सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। अब हमें इनके बारे में डिटेल में और कुछ जानना है, मतलब सब्जेक्ट को पूरी तरह से समझने के लिए सब्जेक्ट के भी पार्ट्स होते हैं, प्रेडिकेट के भी पार्ट्स होते हैं, इनको भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अब इसको अगर आप लोग नोट डाउन करना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आराम से नोट डाउन कर सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, ग्रामर को मैंने बताया कि आपको जीरो से लेकर, बिल्कुल बेसिक से लेकर और एडवांस तक लेकर अपनी कॉम्पिटिशन इंग्लिश तक को, टोटल इंग्लिश को क्लियर कराऊंगा। बट चैनल से आप जुड़े रहें और शेयर करें वीडियोस को, जिससे कि आने वाले वीडियोस के लगातार आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आपको जो आपके फ्रेंड्स हैं उनके पास भी इसका बेनिफिट पहुंचेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, ये तो हो गया आपका सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट की डेफिनेशंस। अब इसके बारे में बात करेंगे सब्जेक्ट के पार्ट्स के बारे में। किसके बारे में, पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, अब सब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट के बारे में थोड़ी सी और बात कर लेते हैं हम। सब्जेक्ट मैंने बताया कि सब्जेक्ट या प्रेडिकेट हो, एक वर्ड का भी हो सकता है एंड अनेक वर्ड का भी हो सकता है। ठीक है, एक शब्द का भी हो सकता है, अनेक शब्द का भी हो सकता है। अब हम बात करें सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट में क्या क्या इंक्लूड हो सकता है। तो पहले बात करना है हमें सब्जेक्ट की, किसकी, सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट में क्या क्या आ सकता है, तो सिंपल चीज है, सब्जेक्ट इंक्लूड्स, क्या लिख सकते हैं हम, सब्जेक्ट इंक्लूड्स, सब्जेक्ट इंक्लूड्स, मतलब सब्जेक्ट में क्या क्या आ सकता है। तो आप सिंपल से याद रख लीजिए, सब्जेक्ट में या तो आपका नाउन हो सकता है या फिर आपका प्रोनाउन हो सकता है, नाउन प्रोनाउन, इट हो सकता है, सब्जेक्ट क्या हो सकता है, इट। ठीक है, देयर हो सकता है सब्जेक्ट, नाउन प्रोनाउन इट देयर। इसके बाद आपका जीरेंड, जीरेंड हो सकता है, पार्टिसिपल हो सकता है और इन्फिनेटिव हो सकता है। क्या हो सकता है, इन्फिनेटिव। तो ये क्या हो सकते हैं, आपके सब्जेक्ट के रूप में यूज किए जा सकते हैं। क्या क्या, आपका नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, इट हो गया, देयर हो गया, जीरेंड हो गया, पार्टिसिपल हो गया, इन्फिनेटिव हो गया। और आपको पता है कि आपने नाउन भी पढ़ा होगा, प्रोनाउन भी पढ़ा होगा, इट भी पढ़ा होगा,
देयर भी पढ़ा होगा, बट जीरंड पार्टिसिपल इन्फिनिटिव सभी लोगों ने नहीं पढ़े होंगे। ठीक है, कुछ लोगों ने तो पढ़े होंगे, लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता होगा कि जीरंड क्या होता है, पार्टिसिपल क्या होता है, इन्फिनिटिव क्या होता है। इनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन लगातार अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें। ठीक है, ध्यान दें तो दिया गया है नाउन, प्रोनाउन, इट, देयर, जीरंड, पार्टिसिपल, इन्फिनिटिव। ये चीजें आपके सब्जेक्ट में इंक्लूड हो सकती हैं किसके रूप में, एक हेड वर्ड के रूप में, मतलब जिसे हम कह सकते हैं मेन वर्ड, मुख्य शब्द के रूप में। क्योंकि मैंने बताया कि सब्जेक्ट एक वर्ड का भी हो सकता है, अनेक वर्ड का भी हो सकता है। तो अनेक वर्ड का होगा तो उसमें से आपको हेड वर्ड भी देखना होगा। ठीक है, ये तो होगा आपके सब्जेक्ट के इंक्लूड, सब्जेक्ट में क्या क्या आ सकता है। अब सब्जेक्ट के पार्ट्स के बारे में बात करेंगे हम, पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट, या फिर हम डायरेक्टली हम इसको सब्जेक्ट को डिवाइड कर लेते हैं। किस तरह से डिवाइड करेंगे, देखिए वैसे तो नॉर्मली आप कहीं भी देखेंगे तो सब्जेक्ट के 2 पार्ट्स मिलते हैं। कौन कौन से, एक क्वालिफायर, एक हेड वर्ड। लेकिन हम यहाँ पर सब्जेक्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। कितने पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में सब्जेक्ट। ठीक है ना, इस तरह से एक एरो खींचने के बाद हम यहाँ पर एक डायग्राम के द्वारा समझते हैं और इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमने क्या लिया, सबसे पहले मैंने बताया कि हेड वर्ड इसमें होना जरूरी है, हेड वर्ड। अब हेड वर्ड का मतलब है हम इसे मेन वर्ड भी कह सकते हैं, हेड वर्ड या मेन वर्ड। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इधर आपका क्वालिफायर आ जाएगा, क्वालिफायर, क्वालिफायर हो गया। क्वालिफायर के बाद आपका इधर ले लेते हैं एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिवल फ्रेज। अभी मैंने बताया था कि सब्जेक्ट के 2 पार्ट्स होते हैं, बट मैंने यहाँ पर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो आप लोग सोच रहे हो कि 3 पार्ट कहाँ से आ गए, आपने बोला कि 2 पार्ट्स होते हैं, इसको भी मैं समझाऊंगा। तो इसको देख लेते हैं पहले आगे। क्वालिफायर जो होता है उसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, क्वालिफायर को। हालांकि क्वालिफायर के 3 पार्ट्स होते हैं, इसको हम 2 में डिवाइड करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका डिटरमिनर, क्या हो जाएगा, डिटरमिनर, और ये हो जाएगा आपका एडजेक्टिव, क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। ठीक है, ये हो गए पार्ट्स आपके क्वालिफायर के। किसके पार्ट्स हो गए, क्वालिफायर। हाँ, मैंने अभी बताया था कि सब्जेक्ट के 2 पार्ट्स होते हैं, तो उनमें 2 मेन पार्ट्स कौन से हैं, एक आपका क्वालिफायर हो जाता है और एक आपका हेड वर्ड हो जाता है। बट अब ये तीसरा पार्ट कहां से आया, अभी मैंने ये भी बोला था कि क्वालिफायर के 3 पार्ट्स होते हैं, एक डिटरमिनर हो गया, एडजेक्टिव हो गया, फिर तीसरा कहां गया, तो तीसरा पार्ट ये है। ठीक है, ये आपका क्वालिफायर का पार्ट है। किसका पार्ट है, क्वालिफायर का। लेकिन अब हमने इसे सब्जेक्ट के पार्ट्स में क्यों लाए, क्योंकि ये मोस्टली आप देखेंगे सेंटेंसेस में, तो ये पार्ट्स जो होता है, एडजेक्टिव फ्रेज जो होता है, एडजेक्टिवल फ्रेज जो होता है, वो हमेशा हेड वर्ड के बाद यूज किया जाता है। किसके बाद यूज किया जाता है, हेड वर्ड के बाद। मोस्टली आपको सेंटेंसेस में हेड वर्ड के बाद मिलेगा, इसलिए हमने इसको क्या किया, अलग कर लिया और हेड वर्ड के बाद में रख दिया। ठीक है ना, तो इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई जरूरत नहीं है। अब इनको अलग अलग हम समझते हैं कि ये पार्ट्स हैं, तो इन्हें कैसे पहचानेंगे कि आपका सेंटेंस में क्वालिफायर क्या होगा, डिटरमिनर क्या होगा, एडजेक्टिव क्या होगा, हेडवर्ड क्या होगा, एडजेक्टिवल फ्रेज क्या होगा, इसको पूरी तरह डिटेल में समझते हैं। क्यों, मेन चीज जब तक आपको देखो, अगर बेसिक से लेकर कॉम्पिटिशन तक का और एडवांस लेवल तक का आपको अगर इंग्लिश ग्रामर सीखना है तो एक एक पॉइंट को सीखना पड़ेगा। और एक एक पॉइंट कब सीखेंगे, जब आप पूरी तरह से एक माइंड को कंसंट्रेट करके एक ही जगह बैठकर आराम से इसको सीखेंगे तो आराम से सीख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब बात करते हैं इसके पार्ट्स के बारे में कि किस तरह से इनको सीखना है। आपने केवल सब्जेक्ट पढ़ा होगा, बट सब्जेक्ट के पार्ट्स के बारे में आज हम आपको अच्छी तरह से डिटेल में पढ़ाएंगे। ठीक है, अब देखिए दिया गया हेड वर्ड। सबसे पहले हम हेड वर्ड को पहचानते हैं। हेड वर्ड क्या होता है, हेड वर्ड का मतलब है मुख्य शब्द। कौन सा हो गया, मुख्य शब्द। तो मुख्य शब्द कौन सा होगा, मतलब सिंपल सीरियस सेंटेंस में चाहे जो सब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट में कितने भी वर्ड्स आ जाए, 1 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, मतलब कितने भी आ जाए। ठीक है, लेकिन हेड वर्ड तो एक ही होगा, मतलब मुख्य रूप से एक ही व्यक्ति की बात हो रही है, व्यक्ति, वस्तु या स्थान की बात हो रही होगी। ठीक है, तो जिसके बारे में बात हो रही होगी वो आपका हेड वर्ड होगा। क्या होगा, हेड वर्ड। उसके बाद अब बात करें क्वालिफायर की, तो क्वालिफायर क्या होता है, क्वालिफायर क्या होता है, क्वालिफायर को हम विशेषण शब्द भी कह सकते हैं, मतलब विशेषता बताने वाले शब्द। मतलब सिंपल सा जो हेडवर्ड की विशेषता बताएं या हेडवर्ड के बारे में जो वर्ड हमें बताएं वो वर्ड कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, क्वालिफायर। मतलब देखो, वैसे तो आपने मैंने बताया था कि सब्जेक्ट के बारे में बताने वाले शब्द जो होंगे वो प्रेडिकेट कहलाएंगे, लेकिन यहां पर ये देखना कि हेडवर्ड के बारे में जो बताएं, इसके बारे में हेडवर्ड की विशेषता बताएं, हेडवर्ड के बारे में बताएं, उनकी संख्या, मात्रा, ये चीजें बताएं, तो वो कहलाएंगे आपके क्वालिफायर। क्या कहलाएंगे, क्वालिफायर। तो क्वालिफायर नहीं समझना है हमको डिटरमिनर और एडजेक्टिव समझना है और एडजेक्टिव फ्रेज समझना है, तब आप समझ पाएंगे क्वालिफायर को पूरी तरह से। क्योंकि मैंने बताया क्वालिफायर क्या होंगे, विशेषण शब्द जो हेडवर्ड की है तो विशेषता बता रहे होंगे या उसके बारे में कुछ ना कुछ बता रहे होंगे, सिंपल चीज है। ठीक है ना, अब देखते हैं इनके जो पार्ट्स हैं इनके बारे में समझते हैं। तो पार्ट्स में सबसे पहले दिया गया डिटरमिनर। डिटरमिनर क्या होता है, देखो डिटरमिनर को हम वैसे तो संख्यावाची शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, संख्यावाची शब्द। मतलब सिंपल सा है, जो वर्ड
ऐसे वर्ड्स जो सेंटेंस में, जो सब्जेक्ट के पार्ट्स में देखा जाए तो हेड वर्ड की जो संख्या बताएं, क्या बताएं, संख्या बताएं, मात्रा बताएं, सीमा को निर्धारित करें, लिमिट करें, मतलब लिमिटेड कर दें हेड वर्ड को, तो वही शब्द आपके क्या कहलाएंगे, डिटरमिनर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, डिटरमिनर। अब इनमें कौन कौन से चीजें आ सकती हैं डिटरमिनर में? डिटरमिनर देखो, पहले तो आपको आर्टिकल ए एन और द, आर्टिकल जो होते हैं वो आपके ए एन द, ये आर्टिकल डिटरमिनर हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? एक तो आर्टिकल, क्या आ जाएगा, आर्टिकल कौन कौन से, ए एन और द, ठीक है, ये आर्टिकल आपके डिटरमिनर होते हैं क्योंकि ये संख्या बताता है और हेडवर्ड को लिमिटेड करता है। तो अगर हेडवर्ड से पहले ए एन या दा का यूज हुआ है तो समझ लो कि वो डिटरमिनर है। क्या है? डिटरमिनर है। अंडरस्टैंड? इसके बाद दिया गया है आपका डिटरमिनर के बाद क्या आएगा, देखिए एक तो आर्टिकल हो गया, आर्टिकल के बाद आपके जो पजेसिव वर्ड्स होते हैं, कौन से? पजेसिव प्रोनाउंस, ठीक है, पजेसिव, सॉरी पजेसिव, पजेसिव प्रोनाउन को पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में भी यूज किया जाता है। किसके रूप में? पजेसिव एडजेक्टिव रूप। तो यहाँ पर पजेसिव प्रोनाउन नहीं होगा, पजेसिव एडजेक्टिव अगर दिया गया है, क्या दिया गया है? पजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। तो पजेसिव एडजेक्टिव भी डिटरमिनर के रूप में यूज होता है। अब पजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा? देखिए पजेसिव प्रोनाउन मैं आपको आगे प्रोनाउन की वीडियो पढ़ाऊंगा तब समझाऊंगा उसमें पजेसिव प्रोनाउन कौन से होते हैं। मतलब इतना समझ लीजिए अभी, बाकी तो पूरा डिटेल में प्रोनाउन की वीडियो में समझा सकता हूँ, लेकिन अभी मैं इतना बता दूं, जितने भी अधिकारवाचक शब्द होते हैं, जिन वर्ड से हम अधिकार दिखाते हैं किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान पर, वो आपके पजेसिव प्रोनाउंस होते हैं और वो पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में भी यूज होते हैं। अब इनमें अंतर क्या है वो हम बताएंगे अगली वीडियोज में, लेकिन पजेसिव के बारे में बता दें, मैंने बताया कि अधिकारवाचक जो शब्द होते हैं, मतलब जैसे हमने बोला माई पेन, मेरा पेन, तो माई क्या है? एडजेक्टिव है, मतलब कि माई जो है वो आपका एडजेक्टिव है, कौन सा? पजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। मैंने बोला योर बुक, आपकी पुस्तक, तो आपका पुस्तक पर अधिकार है, तो योर वर्ड क्या हो गया? मतलब जितने भी वर्ड, माई हो गया, योर हो गया, माइन हो गया, और अवर हो गया, और हिज हो गया, हर हो गया, देयर हो गया, इट्स हो गया, ये सारे वर्ड्स जो अधिकार दिखाते हैं किसी पर, वो वर्ड्स क्या कहलाएंगे? आपके पजेसिव एडजेक्टिव भी होते हैं और पजेसिव प्रोनाउन भी होते हैं। तो पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में जब यूज होता है तो वही वर्ड आपका डिटरमिनर कहलाता है। क्या कहलाता है? डिटरमिनर। इसके बाद जो लिमिटेड में दा बता ही दिया, इसके बाद सम हो गया, एवरी हो गया, इस तरह के जो एडजेक्टिव होते हैं वो भी आपके किसका काम करते हैं? डिटरमिनर का काम करते हैं। तो ये वर्ड्स आप लोग याद रखेंगे कि ये वर्ड्स आपके डिटरमिनर का काम करते हैं। इसके बाद डिटरमिनर आप समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूं कि आपका डिटरमिनर ए एंड द अगर हेड वर्ड से पहले यूज किए गए हैं तो ये क्या कहलाएंगे? डिटरमिनर कहलाएंगे। अब पजेसिव वर्ड में माई हो गया, योर हो गया, अवर हो गया, हिज हो गया, हर हो गया, देयर हो गया, ये वर्ड्स जो हमें अधिकार दिखाते हैं किसी वस्तु या व्यक्ति पर, वो वर्ड्स आपके डिटरमिनर के रूप में यूज होंगे और हेड वर्ड से पहले यूज हुए तो, ठीक है, मतलब कि एडजेक्टिव के रूप में। अब आगे आपका एडजेक्टिव की बात करें, ठीक है, डिटरमिनर समझ गए। इसके बाद एडजेक्टिव को देखते हैं। एडजेक्टिव आप लोगों ने पढ़ाई होगा कि एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन, मतलब सिंपल चीज है, एक जो एडजेक्टिव होता है वो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। क्या बताता है? नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। अब नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताओ, यहाँ पर जो होगा, मैंने बताया कि हेडवर्ड में क्या हो सकता है? नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, इट हो सकता है, देयर हो सकता है, जीरंट हो सकता है, पार्टिसिपल होता है, इन्फिनिटिव होता है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज और है, अगर इन्फिनिटिव, पार्टिसिपल, जीरंट, देयर और इट अगर ये सेंटेंस में यूज होते हैं तो ये अकेले ही यूज होते हैं, इसके साथ कोई और वर्ड यूज नहीं होते हैं। मतलब सिंपल चीज है, ये सब्जेक्ट के रूप में अकेले ही पूरा काम करते हैं। अगर सेंटेंस में एक से ज्यादा वर्ड्स हैं तो वो सिंपल सा मोस्टली नाउन होगा, प्रोनाउन की भी कम कंडीशन रहती है, मतलब सिंपल सा है नाउन होगा। क्या होगा? नाउन होगा मोस्टली। यहाँ पर जो नाउन दिया होगा तो सिंपल सी नाउन की विशेषता बताने वाला क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव कहलाएगा। तो इससे पहले अगर कोई विशेषण शब्द आ जाए, इसकी विशेषता बताने वाला, मतलब एडजेक्टिव आ जाए, तो वो आपके यहाँ पर एडजेक्टिव हो जाता है। इससे पहले हम एक सेंटेंस की बात करेंगे तो हमने लिख दिया एन ओल्ड मैन, एक वृद्ध आदमी। तो आदमी कैसा है? एक एन तो आपका डिटरमिनर हो गया क्योंकि ये एन संख्या बता रहा है आदमी की, ठीक है, लेकिन ओल्ड मैन, वृद्ध आदमी, तो आदमी कैसा है? वृद्ध है, उसकी विशेषता हो गई। और रेड बलून, एक लाल गुब्बारा, मतलब एक लाल बलून जो है, रेड बलून, तो रेड क्या है? उसकी विशेषता है बलून की, बलून कैसा है? रेड है। अब ब्लैक काउ, एक काली गाय, ठीक है, तो ब्लैक मतलब काली, और गाय क्या है उसकी, मतलब गाय जो हेडवर्ड है उसकी विशेषता होगी ब्लैक, ठीक है, काली गाय कैसी है? काली है, ठीक है। आ ब्यूटीफुल गर्ल, एक सुंदर लड़की, तो लड़की क्या है? यहाँ पर हेडवर्ड है और उसकी विशेषता क्या है? वो सुंदर है। और आ क्या हो गया? आपका डिटरमिनर हो गया। तो इसकी विशेषता बताने वाले शब्द होंगे वो आपके क्या कहलाएंगे? एडजेक्टिव कहलाएंगे। अंडरस्टैंड? इसके बाद
एडजेक्टिव फ्रेज की बात करें, बट एडजेक्टिव फ्रेज को समझने से पहले तो आपको यह समझना होगा कि फ्रेज क्या होता है। एडजेक्टिव फ्रेज को समझने से पहले आपको यह समझना है कि फ्रेज क्या होता है। तो सिंपल चीज है, फ्रेज क्या होता है। तो फ्रेज के बारे में अगर हम बात करें तो फ्रेज एक ऐसा वर्ड्स का ग्रुप होता है, मतलब सिंपल सा कह सकते हैं, फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which has a complete meaning but not a complete sense। मतलब सिंपल चीज है कि फ्रेज एक ऐसा शब्दों का समूह होता है, शब्दों का एक ऐसा समूह होता है जिसका एक मीनिंग तो होता है बट सेंस कंप्लीट नहीं होता है जब तक उसे सेंटेंस में यूज नहीं करेंगे। जैसे हम लिख दिया इन द गार्डन बगीचे में, इन द गार्डन बगीचे में। अब इसका देखिए मीनिंग निकल रहा है बगीचे में, बट क्या है बगीचे में, क्यों है, कैसे है, इसका कोई पता नहीं है। मतलब सेंटेंस का सेंस जो है वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, यहाँ पर मीनिंग निकल रहा है बट सेंस कंप्लीट नहीं है। ठीक है, ऑन द रोड, सड़क पर, ठीक है, वॉकिंग ऑन द रोड, सड़क पर टहलता हुआ, मीनिंग तो आ रहा है बट कंप्लीट सेंस नहीं आ रहा है। तो यहां पर हम इसे कहेंगे फ्रेज। अब एडजेक्टिवल फ्रेज इसे क्यों कहते हैं, तो एडजेक्टिव फ्रेज इसलिए कहते हैं क्योंकि हमें हेड वर्ड के बारे में बता रहा होता है। इसके बारे में, हेड वर्ड के बारे में, क्योंकि हेड वर्ड की जो विशेषता बताएगा वो आपका विशेषण शब्द कहलाएगा, इसीलिए इसे हम एडजेक्टिवल, एडजेक्टिव मतलब विशेषण हो गया, तो एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं। अब एक सेंटेंस में समझेंगे इनके पार्ट्स को। तो हमने लिखा कि आ ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल गर्ल sitting in the front row is beeping। सेंटेंस दिया गया है, अ ब्यूटीफुल गर्ल सिटिंग इन द फ्रंट रो, एक सुंदर लड़की जो सामने की लाइन में बैठी हुई है, इज बीपिंग, रो रही है। क्या कर रही है, रो रही है। अ ब्यूटीफुल गर्ल सिटिंग इन द फ्रंट रो इज बीपिंग, एक सुंदर लड़की जो सामने की लाइन में बैठी हुई है, रो रही है। क्या कर रही है, रो रही है। अब देखिए मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, प्रेडिकेट ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ वर्ब, प्रेडिकेट हमेशा वर्ब से स्टार्ट होता है। तो आप लोगों में से बहुत से लोग सोचेंगे यहां से प्रेडिकेट स्टार्ट हो जाएगा, मतलब क्योंकि सिटिंग क्या है, वर्ब है, लेकिन नहीं, सिटिंग वर्ब नहीं है, सिटिंग आपका पार्टिसिपल है। क्या है, पार्टिसिपल है। तो अब ये पार्टिसिपल क्या होता है, एक पार्टिसिपल सब्जेक्ट के रूप में यूज हो सकता है। ठीक है, तो ये वर्ब नहीं है। इतना ध्यान रख लो कि अगर वर्ब से जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है जिसमें आईएनजी लगा होता है, उससे पहले अगर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म से पहले अगर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है तो आपका वर्ब नहीं होगा, वो या तो या तो जीरंड होगा या पार्टिसिपल होगा। अब जीरंड कब होगा, पार्टिसिपल कब होगा, उसके बारे में भी हम बताएंगे। ठीक है, लेकिन अभी आप ये समझ लीजिए इससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब आई नहीं है, मतलब इज आर एम बाद वर्ब नहीं आया, तो ये मेन वर्ब नहीं है, ये आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब होती है जिसे हम कहते हैं पार्टिसिपल या जीरंड कहलाता है। ठीक है, नॉन फाइनाइट वर्ब में तीन चीजें आ जाती हैं आपका, जीरंड, पार्टिसिपल और इन्फिनिटिव। तो यहाँ पर ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है, अगर उससे पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो यहां पर उसे हम कहते हैं जीरंड या पार्टिसिपल। वो मीनिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि वो जीरंड है या पार्टिसिपल, हम आगे बताएंगे कैसे इसको पहचानेंगे। ठीक है, अब यहां देखिए, अब इसके अलावा वर्ब कहां पर मिलेगी, तो इज बीपिंग। इज बीपिंग जो है ये आपका प्रेडिकेट बन जाएगा। इससे पहले का जितना भी दिया गया है वो सारा का सारा सब्जेक्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। अब इसमें देखिए पार्ट्स अगर छांटेंगे तो हमने बताया था कि संख्यावाची शब्द क्या होता है। पहले हेडवर्ड देख लीजिए, तो हेडवर्ड गर्ल है, क्योंकि गर्ल के बारे में बताया जा रहा है। किसके बारे में बताया जा रहा है सेंटेंस में, गर्ल के बारे में। तो यहाँ पर गर्ल हेडवर्ड है, तो इसके बाद गर्ल क्या है आपका, हेडवर्ड है। ठीक है ना। अब इसके बाद हम देखते हैं इसके अदर पार्ट्स को, क्वालिफायर के पार्ट्स को। ए क्या है आपका, संख्या बता रहा है, मतलब कि डिटरमिनर है। क्या है, डिटरमिनर है। ठीक है, ब्यूटीफुल क्या है, इसकी विशेषता बता रहे, लड़की कैसी है, सुंदर है, तो ये क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव हो गया। क्या हो गया, एडजेक्टिव। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो हो गया। इसके बाद सिटिंग इन द फ्रंट रो, ठीक है, सामने की लाइन में बैठी हुई, ये क्या है आपका, ये आपका एडजेक्टिवल फ्रेज है। क्यों, क्योंकि यह पूरी एक फ्रेज है, सिटिंग इन द फ्रंट रो, सामने की लाइन में बैठी हुई। इसका अलग से अगर देखो तो मीनिंग तो निकल रहा है बट सेंस कंप्लीट नहीं होगा अगर इसमें सेंटेंस में यूज नहीं करेंगे। अब सेंटेंस में यूज है तो इसका सेंस पूरा हो रहा है। तो इस तरह से ये पार्ट्स हो गए आपके सब्जेक्ट के। इन पार्ट्स को आप अच्छी तरह समझ लेंगे। अब हम चलते हैं प्रेडिकेट के पार्ट्स की तरफ, इसकी तरफ, प्रेडिकेट के पार्ट्स की तरफ। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, समझ सकते हैं। हालांकि मैंने इस पे लाइनें तो बहुत खींच दी है, समझ में आ जाना चाहिए, वैसे मैंने डिटेल में समझाया, आप अच्छी तरह समझ सकते हैं इसको। ठीक है, अब देखते हैं आगे प्रेडिकेट के बारे में, प्रेडिकेट के पार्ट्स के बारे में। प्रेडिकेट क्या होता है, इसके पार्ट्स क्या होते हैं।
प्रेडिकेट्स को मैंने बताया कि प्रेडिकेट हमेशा वर्ब से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है? वर्ब से। और अगर प्रेडिकेट अगर एक शब्द का है तो वो वर्ब होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। और नेक्स्ट बात करते हैं प्रेडिकेट के पार्ट्स के बारे में। प्रेडिकेट में कितने पार्ट्स हो सकते हैं? तो देखिए यहाँ पर भी मैंने बताया था कि सब्जेक्ट एक शब्द का भी हो सकता है और अनेक शब्दों का हो सकता है। सेम उसी कंडीशन, वही कंडीशन आपकी प्रेडिकेट की है। प्रेडिकेट भी एक शब्द का भी हो सकता है और अनेक शब्दों का भी हो सकता है। ठीक है, प्रेडिकेट। अब हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट की। किसकी? प्रेडिकेट की। प्रेडिकेट, ठीक है। प्रेडिकेट क्या होता है तो इसके हम पार्ट्स पहले देखते हैं। प्रेडिकेट को कितने पार्ट्स में बांटना है? क्योंकि सबसे पहले मैंने बताया कि पहला जो पार्ट होता है इसका वो वर्ब होता है, क्योंकि बिना वर्ब के प्रेडिकेट हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो वर्ब से हम स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट आपका वर्ब हो गया, वर्ब के बाद आपका ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, ऑब्जेक्ट के बाद आपका आ गया कॉम्प्लीमेंट। क्या आ गया? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये तीन पार्ट्स को हम समझाएंगे यहाँ पर। हालांकि आपको जो जीरंड पार्टिसिपल इन्फिनिटिव है वो आपका ऑब्जेक्ट में भी आता है और सब्जेक्ट में, दोनों में भी आता है। ठीक है, तो यहाँ पर उसको समझाएंगे नहीं हम, केवल आपको सेंटेंस का अकॉर्डिंग जब आगे सेंटेंस हम पढ़ेंगे उनमें हम समझाएंगे सब्जेक्ट में किस तरह यूज होगा और प्रेडिकेट में कैसे यूज होगा, जीरंड पार्टिसिपल इन्फिनिटिव। इसके अलावा जो तीन मेन पार्ट है इसके, उन्हें हमें समझना है। अब यहाँ पर देखिए वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट को भी हम दो पार्ट्स कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक तो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सॉरी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिखेंगे। ठीक है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, प्रेडिकेट के पार्ट्स में आ गया आपका वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट के दो पार्ट्स हो गए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वर्ब की बात करें तो वर्ब सिंपल सा सभी जानते हैं कि वर्ब इज अ डूइंग वर्ड, या हम कह सकते हैं वर्ब डिनोट्स एन एक्शन, इवेंट और स्टेट। स्टेट और इवेंट ऐसे भी कह सकते हैं, मतलब सिंपल चीज है। वर्ब एक ऐसा शब्द होता है जो किसी कार्य को प्रकट करता है, स्थिति को प्रकट करता है या किसी इवेंट को प्रकट करता है। मतलब सिंपल चीज, कोई कार्य दिखाएगा। कोई भी कार्य हमने जो किया, मतलब जो भी कार्य हम करते हैं, उठना बैठना, रोना धोना, खाना पीना, सोना, जो कुछ भी कार्य हम करते हैं वो सारा का सारा क्या होता है? आपका वर्ब होता है, जो भी कार्य करते हैं। तो वर्ब के बारे में हम एक चैप्टर पूरा है वर्ब के बारे में, मतलब पूरा डिटेल में हम समझाएंगे वर्ब क्या होता है, कितनी तरह से इसको डिवाइड किया जाता है, क्लासिफिकेशन अलग अलग इसके कितने क्लासिफिकेशन होते हैं, सारे क्लासिफिकेशन अलग अलग समझाऊंगा। लेकिन यहाँ पर हम डिटेल नहीं कर सकते इसको, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है वर्ब का, और वर्ब के टॉपिक को हम बाद में समझेंगे। ठीक है, तो इसकी बात है। वर्ब मैंने बता दिया, वर्ब सिंपल से इतना याद रखिए कि वर्ब डिनोट्स एन एक्शन, वर्ब क्रिया किसी कार्य को प्रकट करती है। इस पर हम पूरा वीडियो बनाएंगे आपके लिए। अब बात करें ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो ऑब्जेक्ट को सभी जानते हैं, हिंदी में कर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्म। मतलब सिंपल सा है, वर्ब के द्वारा जो भी परिणाम निकलता है वो परिणाम क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? ऑब्जेक्ट। वर्ब के द्वारा जो भी परिणाम निकलता है वो आपका ऑब्जेक्ट होता है। और इसको मैंने देखिए यहाँ पर दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? नॉर्मली ये सभी जानते हैं कि जो आपके लिविंग बीइंग्स होते हैं, मतलब जीवित, सजीव, सजीव के लिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं और निर्जीव के लिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। बट इसमें भी कुछ पॉइंट्स होते हैं। देखो सजीव जो होता है लिविंग, यानी कि जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो लिविंग बीइंग्स होता है। क्या होता है? लिविंग बीइंग्स। इसको तरह याद रख लीजिए, लिविंग बीइंग्स। लिविंग बीइंग्स का मतलब क्या हो गया? सजीव। लिविंग बीइंग्स मतलब कि सजीव। क्या हो गया? सजीव। जो भी सजीव प्राणी है उनको हम किस में लाएंगे? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में। और आपका ये क्या हो जाएगा? ये नॉन लिविंग थिंग्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स, ये चीज क्या हो गई? ये आपका नॉन लिविंग थिंग्स मांगे दो। मतलब वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट आए होते हैं अगर वो लिविंग हैं, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट अगर आए हैं तो लिविंग वाले को हम मानेंगे सजीव, मतलब कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और नॉन लिविंग जो मतलब वस्तु है कोई या नॉन लिविंग जिसमें प्राण नहीं है वो समझ लीजिए वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो इस तरह से हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहचान लेते हैं। लेकिन इसमें भी एक बड़ी सी बात क्या है जो सबको नहीं पता होती है वो सीखनी है। वो क्या सीखनी है कि अगर सेंटेंस में वर्ब के बाद सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट आया है तो वो हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट माना जाता है, चाहे वो आपका लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, वो हमेशा क्या माना जाएगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट माना है। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए या फिर याद रखिए। ठीक है, कौन सा? कि अगर वर्ब के बाद एक ही ऑब्जेक्ट आया है तो हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, मतलब चाहे सजीव हो या निर्जीव हो। लेकिन अगर बात करें दो ऑब्जेक्ट अगर आए हैं तो लिविंग को हम बताएंगे क्या बताएंगे? इनडायरेक्ट, और नॉन लिविंग को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बताएंगे। क्या बताएंगे? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन इसमें भी एक चीज है, अब इसकी बात करें एग्जांपल की, तो एग्जांपल में हमने एक सेंटेंस की बात की कि ही गेव मी अ
पेन, उसने मुझे एक पेन दिया। अब यहाँ पर देखिए दो ऑब्जेक्ट आ गए, मी का आ गया, एक आप पेन आ गया। तो यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट है, दोनों में आप पहचान सकते हैं, ये लिविंग है, मी लिविंग है, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और ये नॉन लिविंग है तो ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसमें पहचानने में कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि आप अच्छी तरह जान गए हैं कि आपका जो लिविंग होता है वो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और नॉन लिविंग होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि पहले आने वाला इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और बाद में आने वाला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, तो इसमें से एक कंफ्यूजन ही हो जाता है। कभी कभी इस तरह भी लिख दिया जाता है, एक इसी सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ही गेव अ पेन टू मी। अगर ये सेंटेंस दे दिया गया फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, कहेंगे लिविंग तो बाद में आ गया, तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट और कैसे हो जाएगा, तो किसके स्थान को हम चेंज कर सकते हैं। तो ये पॉइंट हम याद ना रखें कि पहले आने वाला, ये इससे हम निश्चित नहीं है कि पहले आने वाला इनडायरेक्ट होगा बाद में आने वाला डायरेक्ट होगा, इससे निश्चित नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये पहले आ गया, पेन पहले आ गया, हालांकि टू बीच में हमने लगा दिया, तो टू लगा करके या फॉर लगा करके हम सेंटेंस के ऑब्जेक्ट्स को आपस में स्थान परिवर्तन कर सकते हैं, स्थान बदल सकते हैं। तो सिंपल सी आपको कैसे पहचानना है, जो नॉन लिविंग है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और जो लिविंग है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इस तरह से हम अच्छी तरह पहचान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, ठीक है। लेकिन अब कंफ्यूजन यहाँ पर क्रिएट होती है कि अगर दोनों ही सब्जेक्ट सजीव आ जाए, मतलब लिविंग वाले दोनों ही सब्जेक्ट आ जाए, तो फिर हम क्या करेंगे, तो कैसे पहचानेंगे। जैसे कि एक सेंटेंस यहां पर हम ले लिया, क्या ले लिया कि ही गेव मी आ काउ, उसने मुझे एक गाय दी, उसने मुझे एक गाय दी। ये सेंटेंस में देखिए इसमें दोनों ही सजीव है, मी भी सजीव है और काउ भी सजीव है, तो इसको कैसे पहचानेंगे। अब आप लोग एक ही फार्मूला यूज करेंगे कि पहले आने वाला इनडायरेक्ट और बाद में आने वाला डायरेक्ट, लेकिन नहीं, इसमें भी अगर यही हो गया, ये पहले आ गया, आ काउ टू मी हो गया, तो क्या करेंगे, तब भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सिंपल चीज है, एक ही तरीका है। ऐसे कंडीशन में अगर आपको दो ऑब्जेक्ट मिले और दोनों ही सजीव हो, तो वर्ब को देखिए, पहले वर्ब क्या है, अब वर्ब क्या है इसमें, गेव, क्या है वर्ब, गेव, गेव वर्ब है, तो गेव का मीनिंग क्या होगा, दिया, गेव का मीनिंग क्या होगा, दिया, गिव मींस देना होता है, पास्ट में है तो दिया, वर्ब की सेकंड फॉर्म है दिया, क्या दिया, मतलब वर्ब से दो क्वेश्चन करने हैं, वर्ब से दो क्वेश्चन करने हैं, वो क्वेश्चन कौन से, एक तो क्या और दूसरा किसे या फिर किसको, ठीक है, किसे या किसको, ठीक है। ये दो क्वेश्चन आप कर लीजिए वर्ब से, सारे को मीनिंग मिल जाएंगे। क्या के उत्तर में जो आ जाए वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या के उत्तर में जो आ जाए वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और किसे या किसको के उत्तर में आ जाए वो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, किसे या किसको के उत्तर में आ जाए वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सिंपल समझ सकते हैं। अब देखिए वर्ब क्या है, गेव, गेव मींस दिया, तो क्या क्वेश्चन लगा, क्या दिया, अकाउ, ठीक है, तो अकाउ क्या हो गया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या दिया, गाय दी, ठीक है, मतलब सिंपल चीज है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब किसे दिया, मुझे दिया, तो ये क्या हो गया आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये डायरेक्ट हो गया और ये इनडायरेक्ट हो गया। एनी कंफ्यूजन टू एनीवन, कमेंट में, ठीक है, अगर किसी को कंफ्यूजन रहता है तो कमेंट में आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि सर मेरी ये कंफ्यूजन है, मैं आपकी कंफ्यूजन दूर कर दूंगा। कोई भी कंफ्यूजन है अगली वीडियो में जब भी आएगी, आपका कमेंट जब भी देखूंगा तो अगली वीडियो में आपका कंफ्यूजन दूर कर दूंगा, जो भी कंफ्यूजन होगा। तो उम्मीद करता हूं आज अभी आपका कॉम्प्लीमेंट बचा हुआ है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट का पार्ट रह गया है, तो इसको आपने समझ लिया है। इसके बाद हम कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। देखिए वैसे तो कॉम्प्लीमेंट को पूरक कहते हैं, क्या कहते हैं, पूरक बोलते हैं। जब किसी सेंटेंस का मीनिंग पूरा नहीं होता है तो उसका मीनिंग पूरा करने के लिए जिस वर्ड का यूज करते हैं वो आपका कॉम्प्लीमेंट होता है। लेकिन यहाँ पर हम कॉम्प्लीमेंट को थोड़ा अलग तरीके से समझेंगे। इसको पहले आप लोग ऐसा करते हैं, थोड़ा हम इसको मिटा दें क्योंकि यहाँ पर जगह कम है और हमने कुछ लाइनें ज्यादा ही खींच रखी हैं। हमने केवल समझाने की वजह से, आप इसे चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके समझ सकते हैं, लेकिन अब हम समझेंगे कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। तो इसको हम मिटा दे रहे हैं यहाँ पर थोड़ा सा। अब कॉम्प्लीमेंट के बारे में बात करेंगे, किसकी, कॉम्प्लीमेंट की। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, तो कॉम्प्लीमेंट को देखेंगे अभी हम, ठीक है। तो हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट की, किसकी, कॉम्प्लीमेंट की। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, अभी मैंने बताया पूरक होता है जब किसी सेंटेंस में किसी का सेंटेंस का मीनिंग पूरा नहीं होता है तो उसका मीनिंग पूरा करने के लिए जिस वर्ड का हम यूज करते हैं वो कॉम्प्लीमेंट होता है। लेकिन हम कॉम्प्लीमेंट को थोड़ा अलग तरीके से समझेंगे। वो अलग तरीका क्या है, कॉम्प्लीमेंट को सिंपल चीज है। आप किसी भी सेंटेंस में देखिए, अगर सेंटेंस में एक ही व्यक्ति या वस्तु के लिए दो वर्ड्स यूज किए गए हों, कितने, दो, मतलब किसी भी सेंटेंस में अगर एक ही व्यक्ति या वस्तु के लिए दो वर्ड्स यूज किए गए हैं तो उनमें एक तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होगा और दूसरा उसका कॉम्प्लीमेंट होगा। एक तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होगा और दूसरा उसका कॉम्प्लीमेंट होगा। इस चीज का ध्यान रखेंगे।
जैसे कि एग्जांपल में, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पर एक चीज और आ गई, मैंने बोला कि अगर सेंटेंस में दो वर्ड्स एक ही व्यक्ति या वस्तु के लिए यूज किए गए हैं तो एक तो उनमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, दूसरा कॉम्प्लीमेंट होगा। तो सिंपल सी यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट को ये भी समझिए, कॉम्प्लीमेंट दो प्रकार का होता है, एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और एक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जैसे कि एग्जांपल हम देखें कि राहुल, या किसी का नाम और चेंज करें, राहुल बहुत लिख लिया, नहीं तो आप लोग कहेंगे सर को राहुल का ही नाम आता है केवल, ठीक है। हमने लिख लिया मोहन, क्या लिख लिया, मोहन, ठीक है। मोहन इज अ डॉक्टर, मोहन एक डॉक्टर है। अब यहां देखिए मोहन एक डॉक्टर है। अब यहां पर देखिए मोहन और डॉक्टर ये एक ही व्यक्ति है, अलग अलग है, एक ही है। मोहन को ही डॉक्टर बताया गया है, डॉक्टर ही मोहन है, और यानी मोहन जो है वही डॉक्टर है और डॉक्टर को ही मोहन बताया गया है। मतलब सिंपल चीज है, यहाँ पर दो वर्ड्स यूज हुए, कौन सा, एक मोहन और एक डॉक्टर, ये दोनों एक ही व्यक्ति के लिए लगाए गए हैं। तो ये क्या है, यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, और ये क्या है, यहाँ पर ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। मतलब ये सब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। एक चीज और आपको बता दें सरलता के लिए, आप ऐसे और कैसे पहचान सकते हैं। देखिए जो आपकी वर्ब होती है इज, आर, एम, बाजबर, ये लिंकिंग वर्ब भी होती है और हेल्पिंग वर्ब भी होती है। लिंकिंग वर्ब भी होती है और हेल्पिंग वर्ब भी होती है। इनके बारे में वर्ब के चैप्टर में समझाएंगे, लिंकिंग वर्ब को होती है। देखिए लिंकिंग, इन वर्ब के बाद, इतना ध्यान रख लो, इन वर्ब के बाद इज, आर, एम, बाजबर, अगर इनके बाद अगर कोई दूसरी मेन वर्ब नहीं आई है, इन वर्ब के बाद अगर दूसरी कोई मेन वर्ब नहीं आई है तो इसके बाद आया हुआ वर्ड हमेशा कॉम्प्लीमेंट होता है। और कौन सा कॉम्प्लीमेंट होता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। अगर इनके बाद, इन वर्ब के बाद आए हुए, मतलब दूसरी वर्ब नहीं आती, मेन वर्ब नहीं आती है, तो इनके बाद आया हुआ वर्ड हमेशा कॉम्प्लीमेंट होगा। ये ऑब्जेक्ट नहीं होता है, इसको मन में बिठा लो पूरी तरह से कि ये ऑब्जेक्ट नहीं होगा, क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा। और वो कौन सा कॉम्प्लीमेंट होगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अच्छी तरह समझ गए होंगे इसको। अब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो हमने लिखा कि द प्लेयर्स selected धोनी, the players selected धोनी captain of the team। मतलब सिंपल सा है कि द प्लेयर्स सिलेक्टेड कैप्टन, सिलेक्टेड धोनी कैप्टन ऑफ द टीम। अब यहां देखिए प्लेयर्स तो आपका सब्जेक्ट हो गया, सिलेक्टेड वर्ब हो गया, ठीक है। धोनी की बात करें तो धोनी क्या हो गया, धोनी क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब धोनी के लिए हमने कैप्टन लगाया, दो वर्ड्स यूज किए गए, धोनी ही कैप्टन है ना, मतलब कैप्टन किसको बताया गया, धोनी को। तो कैप्टन और धोनी एक ही व्यक्ति है, मतलब सिंपल चीज है, ये दोनों वर्ड्स एक ही व्यक्ति के लिए यूज हुए हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर धोनी क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। धोनी क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ये जो धोनी के लिए लगाया गया है वो क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मतलब सिंपल चीज है कि आपका कॉम्प्लीमेंट दो प्रकार का होता है, एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और एक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। मतलब सिंपल सी है, एक ही सेंटेंस में जब दो शब्द यूज किए जाते हैं तो वो एक ही व्यक्ति या वस्तु के लिए, तो उनमें से एक तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होगा, दूसरा उसका कॉम्प्लीमेंट होगा। ये चीज आप लोग अच्छी तरह से समझ लीजिए। अब यहाँ पर जो भी कंफ्यूजन रह गया हो आपको पूरी वीडियो में, तो वो आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं, उसका कंफ्यूजन भी हम दूर करेंगे। तो कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है आपको ग्रामर को लेकर के तो आप हमसे पूछिए कमेंट्स में, तो हम आपके कोशिश करेंगे, पूरी हर कोशिश करेंगे कि आपकी समस्या का समाधान हो। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। ठीक है।